फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। हमने एक सिलसिला शुरू किया था। हमने मुसलमान और लोकतंत्र के अंतर संबंध पर बातचीत शुरू की थी। बातचीत में पहली बार सरकार के समय तौर पर यूपीए 1 में मनमोहन सिंह की सरकार के कमीशन बना और सच्चर कमीशन आने के बाद हम अवस्था कैसी है, उन्होंने किस हद तक कहां तक विकास किया है। हम नहीं जानते थे कि मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं। हमारे पास में सिर्फ गप थी। कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले तक कभी भी किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक आंकड़े नहीं किए। ये वो संदर्भ था जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुसलमान का संदर्भ एकदम बदल चुका है। सच्चर कमीशन जिस समय बना और जिस समय सच्चर कमीशन ने विचार करना शुरू किया, तो उस समय मुसलमानों की जिन समस्याओं पर उन्होंने विचार किया, उसमें आइडेंटिटी का प्रश्न है, उनकी शिक्षा का प्रश्न है, उनके नौकरी, तमाम मसले सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में हैं। लेकिन ये सारे के सारे एक ऐसे समय में डिस्कस किए गए जबकि मुसलमानों के को लेकर देश में एक बहुत ही कूल, एक ठंडा माहौल था। कोई उत्तेजना नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ में कहीं कोई हेट नहीं था। मीडिया में, समाज में था। लेकिन आज जब हम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुसलमानों का संदर्भ एकदम बदल चुका है। आज मुसलमानों का संदर्भ, हिंदुस्तान का संदर्भ, एक साधारण नागरिक का संदर्भ अब सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि सुपर नेशनलिज्म। मैं उसे ये हिंदू राष्ट्रवाद या भगवा राष्ट्रवाद इस कैटेगरी में न रख के मुझे ये सुपर नेशनलिज्म ज्यादा सही शब्द लगता है। अभी हम जिस दौर में हैं और जिस दौर में चीजें की जा रही हैं, जिस दौर में समस्याएं आ रही हैं, हर चीज परखी और देखी जा रही है, वो है नेशनलिज्म। अब ये चीज सही है या गलत है, वो सुपर के जाएगी, उसकी कसौटी पर कसी जाएगी। मुसलमानों का नया संदर्भ एक खबर है जो कि अभी मीडिया में खूब चल रही है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा है, हाईलाइट करके चल रही है। मुरादाबाद में किसी बस्ती में क्वारंटाइन करने के लिए, मतलब मोहल्ला है, मोहल्ले का मतलब मोहल्ले वासी हैं, मोहल्ले का मतलब मुस्लिम नहीं, मुस्लिम मोहल्ला नहीं। लेकिन अभी खबर की ट्रेजेडी यह है कि वह कैमरा घूमने के पहले मोहल्ले में वो पहले देखता है कि इस मोहल्ले में कौन लोग रहते हैं। अब मोहल्ले में नागरिक नहीं रहते, अब हिंदू के मोहल्ले हैं, के मोहल्ले हैं।
अब हर चीज धर्म की पहचान से तय हो रही है, और वो भी सेलेक्टिवली। खतरा यहां पर है, समस्या यहां पर है। वो डॉक्टरों के साथ में जो हुआ है वो निंदनीय है, उसको किसी भी तरह से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे भी ज्यादा निंदनीय है कि उसको सांप्रदायिक रंग देना। डॉक्टर तो अपने पत्थरों देंगे, जान लीजिए, लेकिन आप जो जहर उगल रहे हैं मुरादाबाद की घटना को लेकर और सांप्रदायिक विश्व वमन कर रहे हैं, जान लीजिए, सांप्रदायिक विश्व वमन परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक रेडिएशन होता है। बार बार हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने दोस्तों से, लेकिन हमारे दोस्त हैं कि बाज नहीं आ रहे। सुपर नेशनलिज्म की ब्यूटी, सुपर नेशनलिज्म की ब्यूटी है कि आप अगर इसके सिलसिले को देखें, कुछ लोग थे जो 2014 में डेवलपमेंट के इशू पर सुपर नेशनलिज्म को पसंद करते थे। जो जो नए मसले आते गए, सेक्युलर ताकतें, धर्मनिरपेक्ष कतारें, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति लगातार टूट के सुपर नेशनलिज्म के दायरे में चले गए। जब भी जो कोई भी नया मसला आया है, सबसे बड़ी कैजुअलिटी किसकी हुई है? जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है। इसलिए अब मुसलमान के बारे में कोई भी बात होगी तो वो ये जो सुपर नेशनलिज्म है या ये सुपर राष्ट्रवाद है, इसके संदर्भ के बिना नहीं हो सकती। ये जो सुपर नेशनलिज्म है, ये सुपर नेशनलिज्म आया कहां से? 2014 के पहले हिंदू राष्ट्रवाद था, हिंदू राष्ट्रवाद के उन्नायक थे, उनके प्रचारक थे, उन्होंने खूब प्रचार किया। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में भी खूब प्रचार किया, लेकिन यह अवस्था नहीं थी जो आज है। आज जिस चीज को हम लोग फेस कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, ये सुपर नेशनलिज्म है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। वियतनाम युद्ध के खिलाफ में जब अमेरिका में जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, युद्ध का विरोध कर रही थी, अमेरिकी सेना के वियतनाम में हमलों का विरोध कर रही थी, तो पहली बार सुपर नेशनलिज्म के मॉडल का इस्तेमाल किया गया प्रचार में। क्या कर रहा था उस समय? लव इट और लीव इट, ये नारा जो का त्यों कैच वर्ड है, ये चुराया गया है। और अब कहा क्या जा रहा है? इंडिया लव इट और लीव इट। इसमें जो लव है ना, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। इंडिया लव इट और लीव इट में ये भारत प्रेम की बात नहीं है। यहां प्रेम का मतलब है सरकार से प्यार करो, भारत से प्यार करो नहीं, सरकार से प्यार करो, सरकार का जो मुखिया है उससे प्यार करो। बहुत ही सघन कैंपेन अमेरिका में चलाया गया था एक जमाने में, अमेरिका लव इट और लीव इट के नाम से। और किस बात पर जोर दिया गया? वही चीज यहां पर भी कही जा रही है। ये लव इट और लीव इट की धारणा नीचे तक जनता में उतार दी गई है एक वर्ग में,
और प्रशासन के हर स्तर में उतार दी गई है, चाहे पुलिस हो, पीएससी हो, सेना हो, न्यायपालिका हो, हर स्तर पर उतार दी गई है। वो क्या धारणा है? वो धारणा यह है कि सरकार जो करती है सही करती है। आपको संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन सरकार की आलोचना करने की आजादी नहीं है। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन सरकार से सवाल करने की आजादी नहीं है। लव इट और लिव इट के नाम पर अमेरिका में यही फिलॉसफी बार बार मीडिया से प्रोपेगेट की गई, और यही फिलॉसफी 2014 से हिंदुस्तान की जेहन में उतारी गई है। वर्ग को कन्विंस कर दिया कि आप कुछ भी आलोचना मत कीजिए। सरकार आलोचना से परे है, सरकार से सवाल। क्या किया था लोगों ने अमेरिका में? क्या किया था लोगों ने? अमेरिका की सेना ने बड़े पैमाने पर पूरे वियतनाम को रोक दिया। वियतनाम के चप्पे चप्पे को रोक दिया। अमेरिका के लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स ने, पंथी लोगों ने हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह अमेरिकी सेना की इस बर्बरता का विरोध किया। लव इट और लिव इट के नाम पर सरकार को आलोचना से परे ले जाना, लव इट और लिव इट के नाम पर विदेश नीति को आलोचना के परे ले जाना, लव इट गृह नीति को परे ले जाना। क्यों? विदेश गृह नीति पर सवाल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अगर किसी पत्रकार को उसके लिखे पर एफआईआर होती है तो लोग सवाल करेंगे। किसी भी घटना पर संविधान के फ्रेमवर्क में लिखने का किसी भी पत्रकार को, नागरिक को यह कौन सा तर्क है? अगर हमारे खिलाफ लिखा है तो अब आपको हम जेल दिखाएंगे, और जेल जब भेज रहे हैं तो इसका मतलब तुमने गलती की है। जी नहीं, जी नहीं। बमबारी की थी वियतनाम पर, का अंत में हारा था, पास हुआ था। वियतनाम की जनता, एक के पास कोई हथियार नहीं होते थे, पत्थरों से लड़ी थी वो जनता में। लोग लड़े, उन्होंने वायलेंस नहीं किया, आंदोलन किया था, और अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। जनता के खून पसीने की कमाई से जिसका के पेमेंट होता है, जिसका भरण पोषण होता है, वो सेना दूसरी। अमेरिका ने जितनी भी सैन्य टेक्नोलॉजी की उस समय तक की उपलब्धियां थी, जो बड़े बड़े प्रखर हथियार थे, वैज्ञानिक उपलब्धि का दंभ भरते थे, उनका और इस दुरुपयोग के खिलाफ में अमेरिका की संख्या में सड़कों पर उतर के प्रतिवाद किया था। ये सुपर नेशनलिज्म है। ये सुपर नेशनलिज्म की ब्यूटी है कि वह आम जनता को देता। नेशनलिज्म का मानना है कि वह आलोचना से परे है, और जो सरकार का मुखिया है वह आलोचना से परे है। क्या क्या सवाल करते उनके पक्ष? वो क्या सवाल करते हैं? वो एक सवाल करते हैं आपसे
तुम बड़े हो या देश बड़ा है? जाहिर है कि अब आप यही कहेंगे देश गलत है। यह सवाल ही गलत है। जनता बड़ी है। जनता से बड़ा राष्ट्र नहीं है। जनता से नहीं है। जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, चाहे उसने जितनी कुर्बानियां दी हों। और इन लोगों ने तो कोई कुर्बानी भी नहीं दी। ये तो कभी 10 दिन के लिए जेल भी नहीं गए जो सरकार में बैठे हैं। आज अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो कहा जाता है तुम कृतज्ञ हो। जी नहीं, जी नहीं। कतई अर्थ नहीं बन जाए। जनता वफादार पाल, और जो आलोचना करते हैं वियतनाम के संदर्भ में, जिन लोगों ने अमेरिकी प्रशासन की आलोचना की उनको गालियां मिलती थीं, उन्हें कुत्ता कहा, तरह तरह की गंदी गालियां मिलती थी। और पिछले साल से लगातार हिंदुस्तान में कि उसे सौगात के तौर पर गालियां ही गालियां मिली। यह कहा गया कि आप दो चीजों के बारे में एकदम नहीं बोलेंगे, एक तो विदेश नीति और एक गृह नीति के बारे में नहीं बोलेंगे। और एक नई चीज विकसित की गई उसी दौर में। जगह जगह राष्ट्रवाद था, लेकिन एक राष्ट्रवाद ऐसा विकसित किया गया जो जिसके साथ में सेना को इंटीग्रेट कर दिया गया। अब नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद और सैन्यवाद दोनों मिलने लगे। सैन्यवाद मिलने लगे तो फिर लगातार दो चीजें और घटी। एक तो यह कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और एक राष्ट्रीय गान के अपमान के नाम पर जगह जगह लोगों को उत्पीड़ित किया गया। और अगर आप और खास तौर पर पड़ोसी देशों के संदर्भ में सरकार के कामकाज की आलोचना की तो फिर आपको पाक का एजेंट, देशद्रोही तो आप हैं ही। और जो सेना की आलोचना करे, जो पुलिस के एक्शन की आलोचना करे, पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है और सेना जो कर रही है सही कर रही है। उसको पुलिस के हवाले करो, एफआईआर करो, गिरफ्तार करो और इतना हिरास करो कि वो पुलिस के बारे में बोलना भूल जाए और कुछ कर लो। ये सारे हथकंडे वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की जनता के जीवन में अमेरिकी प्रशासन अपना चुका है और अमेरिकी जनता ने जम के प्रतिवाद किया है उसका हर जगह। अब तय मानी हिंदुस्तान में भी होगा। लोग प्रतिवाद करेंगे जब उनके हकों पर हमले होंगे। तो जनता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के पालन के लिए आपके मत पर अपनी कि आपका जो प्रोग्राम था डेवलपमेंट, जनता ने सुपर नेशनल, यह इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें वोट जो मिला है वो सुपर नेशनल के लिए मिला है। आपको वोट मिला था विकास के नाम। लोग आप जान लीजिए, अमेरिका ऊपर की शासन ने थोपा, बेइंतहा जुल्म हुए, वहां बड़े केस लगाए गए, लोग बहुत परेशान किए और वो हो रहा है।
और जिस समय नेशनलिज्म सबसे जघन्य काम किया अमेरिकी प्रशासन ने, जनता के विकास की, जन कल्याण की जो योजनाएं थी उनको एक एक करके नष्ट किया गया। और सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम निजी किया गया। ये जो अमेरिका में अभी तबाही मची हुई है ना कोरोना को लेकर, अभी सोचा हमने ठीक ऐसे ही तबाही 2008-2009 में भी मची थी, जब हम महामारी 2009 से लेके 2000 तक अमेरिकी प्रशासन कि मेडिकल की सुरक्षा संबंधी, डॉक्टरों के सुरक्षा संबंधी वेंटिलेटर, किट्स, ये तमाम किस्म के सामान खरीद के रखें, क्योंकि सारे मेडिकल का आपने निजीकरण कर दिया था। हमारे यहां निजीकरण पर प्रश्न नहीं उठा सकते। निजीकरण पर अगर जजमेंट भी आ जाएगा, मेडिकल कंपनियों के अगर ऊपर जजमेंट भी आ जाएगा, तो जज को अपने जजमेंट को संशोधित करना पड़ेगा। उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सुपर नेशनलिज्म में एक ही आदमी सिक्योर है, एक ही वर्ग सिक्योर है, सुरक्षित है, और वह है निजी कारपोरेट घराने। और भारत में तो 1% जो लोग हैं उनके पास में भारत की 70% संपत्ति है। तो जिसके पास में 70% हिंदुस्तान की संपत्ति है, उनको किसी चीज से चिंता क्यों होगी? आप देश में इमरजेंसी ये उन्हें कोई, चाहे जितने दिन दंगे चले उन्हें कोई परेशानी नहीं है इससे, चाहे जितने दिन पृथकतावादी आंदोलन चले कोई परेशानी नहीं है। आप जान लीजिए, आसाम में तक पृथकतावादी आंदोलन चलते रहे, महीने आसाम जो उन रिफाइनरी से वहां के पृथकतावादी और उग्रवादी संगठनों के लिए पैसे बंधे हुए थे कि अगर आपकी रिफाइनरीज चलना चाहती हैं और तेल की ढुलाई जारी रखी जाए तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पेमेंट देते रहो। उनकी हर महीने, साल के हिसाब से जो बनती थी नजराना, वो उनको मिलता था, जिसे कि हम लोग कहते हैं हफ्ता वसूली। कारपोरेट घराने खुलेआम हफ्ता वसूली में पैसे देते रहे हैं। आपने कभी सोचा कि आसाम में इतने दिन तक आंदोलन चला और एक भी दिन तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई? बाजार बंद हुए, राज्य बंद हो गया, लेकिन तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई। लाइन, आपकी तेल की लाइन पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए आ रही है। सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन ये पाइपलाइन बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इस पाइपलाइन में हिंदुस्तान के कारपोरेट घरानों की जान लगी हुई है, आपकी जान नहीं लगी हुई। तो सुपर नेशनलिज्म में एक ही वर्ग सुरक्षित होता है, वह है कारपोरेट घराने, अमीर लोग। अमीर लोगों को सुपर नेशनलिज्म कभी टारगेट नहीं करता। आप सोचिए, आप जस्ट सोचिए, तकरीबन 11-12 लाख करोड़ रुपया लेकर पूंजीपति भाग गए, पैसा नहीं दे। दीजिए,
भारत सरकार इस महामारी का ब्याज माफ करने के लिए तैयार नहीं है। सुपर नेशनलिज्म के लिए उसके निशाने पर अमीर आदमी नहीं होता। जो गरीब लोग दे रहे हैं, हमें खाना दे रहे हैं, हमें रहने की जगह दे रहे हैं, ये चुपचाप लोग नहीं जा रहे। लोग बार बार निकल रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो अनईजी फील कर रहे हैं। तो आपका जुल्म किस पर हो रहा है? आप उनका दिल नहीं जीत सकते, आप उन पर में भरोसा पैदा नहीं कर सकते। आम जनता में बड़े पैमाने पर सुपर नेशनलिज्म संशय, डाउट्स, अनास्था पैदा कर देता है। आम जनता की कोई आस्था नहीं होती, सिर्फ उन लोगों की आस्था होती है जो सुपर राष्ट्रवादी होते हैं, जिन्होंने अपनी अक्ल गिरवी रख दी है। ये जो गरीब लोग हैं, ये जो बार बार निकल आते हैं, कभी यमुना किनारे, कभी सूरत में निकल आए, कभी बांद्रा में निकल आए, क्योंकि सरकार इनमें अनास्था बहुत पहले ही पैदा कर चुकी है। ये विश्वास नहीं करते किसी को। ये जो खाते कमाते हैं सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं। आज ये क्या खाएंगे और कमाएंगे, जब तक ये कमाएंगे नहीं इन्हें विश्वास नहीं होगा। ये किसी के दिए पर विश्वास नहीं करते, ये सरकार की रोटी पर विश्वास नहीं करते। दिमाग से निकाल दें हम लोग। मजदूर सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, अपने श्रम पर विश्वास करता है, उसका किसी पर विश्वास नहीं है। और यह संशय आपने पैदा किया है क्योंकि आपने कभी आम जनता को अच्छी नजर से नहीं देखा। आपने लगातार आम जनता के उन वर्गों पर हमले किए जो वर्ग पिछड़ी जातियों से आते थे, अल्पसंख्यकों से आते थे, गरीब लोग थे। आपने उन पर हमले किए। इस महामारी में भी आप उन्हीं पर हमले कर रहे हैं। सोचिए, मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं मैं। अरे जिस तरह से किसी भी विदेशी नागरिक को अपने के कर रही है, बाकायदा होटल की गाड़ी आ रही है या एम्बेसी की गाड़ी आ रही है, उनको ले जा रही है, उन्हें एयरपोर्ट ले जा रही है, एयरपोर्ट जा रही है, वो ले जा रही है उनके देश। व्यवस्था कर रहे हैं ना आप। तो इन ब्राजील के नागरिक वृंदावन निकालकर बस में चढ़ाए जाते हैं, उन्हें फ्लाइट में बिठा के और एयरपोर्ट को से जो है ब्राजील जा सकती है। तो भाई से बस में बैठ के लोग अपने गांव क्यों नहीं जा सकते? हवाई जहाज से क्यों नहीं उतारे जा सकते? अमीर के लिए सारे धर्म में, इस महामारी में गरीब के लिए तो पैदल चलना भी दूभर है। पैदल चलेगा तो लाठियां पड़ेंगी, फाइन होगा। सुपर नेशनलिज्म का जो प्राइम एनिमी है वो है सामान्य आदमी, गरीब आदमी। चीज जो कि इस पूरे दौर में विकसित हुई है, कि जब आप किसी अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं, उनके टारगेट बहुत क्लियर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके टारगेट बहुत क्लियर है। तो जब वो टारगेट पर निशाना लगाते हैं तो जो सुपर नेशनलिस्ट उनके अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो बहुत खुश होते हैं, वो दुखी नहीं होते। कल संयोग से कोई दुर्घटना मेरे साथ हो जाए तो फेसबुक पर खुश होने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि ये साला रोज गालियां देता था, ये रोज आलोचना करता था। अच्छा हुआ इसकी पिटाई हुई, अच्छा हुआ गया, ये इसी लायक है।
कूट कूट के हमारे अंदर ये जो घृणा का एलिमेंट है वो इस कदर भर दिया गया है कि या तो आप सुपर नेशनलिस्ट होंगे या फिर आप एनिमी होंगे। ये दोनों ही चॉइस सबसे बकवास चॉइस है। शत्रु बनाना भी अपने आप में बकवास चॉइस है और ये सुपर नेशनलिस्ट बनाना भी अपने आप में बकवास चॉइस है। ये हमारे लिए चॉइस नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि आप जिस चीज पर परेशान हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हम इस पर खुश नहीं है। हम इस पर खुश नहीं है कि हमारे यहां लॉकडाउन शांत नहीं है। हमें खुराक चाहिए, हमें खुराक चाहिए। और खुराक कैसे चाहिए? हमें खुराक चाहिए खोजो दुश्मन, क्योंकि दुश्मन के बिना दिन नहीं कटता। प्राइम टारगेट खोजे जा रहे हैं और वो एक ही है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो सुपर नेशनलिज्म की जो धारणा है, ये धारणा स्वयं में विवाद के केंद्र में रही है, पराजित हुई है। वो यहां पे भी हारेगी, जीतेगी नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि लोग संजीवनी बूटी खा के आए हैं और ये लंबे समय तक, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को वियतनाम की जनता ने हराया था। सुपर नेशनलिज्म कभी भी सक्सीड नहीं किया है। वो जुल्म तो किया है उसने। मुसोलिनी का पतन देखा है हमने, हिटलर का भी पतन देखा है, हमने तोजो को भी देखा है, हमने फ्रैंको को भी मरते देखा है। और दूर क्यों जाए, हमने इंदिरा गांधी का भी पतन देखा है। हमने हर डिक्टेटर का पतन देखा है। वो चाहे जितने महान हों, लेकिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाते हैं। और ये लोग तो महान भी नहीं है, तो काली शाही भी इनके लिए मिलना मुश्किल है। ब्लैंक, एकदम सादा कोरे पन्ने की तरह रहेंगे, कोई नहीं लिखेगा कुछ भी। ये वो संदर्भ है जिस संदर्भ में अब आप मुसलमान के बारे में सोचिए। अब आप यहां से सोचिए कि मुसलमान की अभी दिक्कत क्या है, कौन सी ऐसी चीज। मुसलमान की वे तमाम एक जैसी हैं जो हिंदुस्तान की आम जनता की हैं। उसके सामने भी गरीबी की समस्या है, उसके सामने भी रोजगार की समस्या है, उसके सामने भी शिक्षा की समस्या है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि समुदायों के साथ नहीं है। मुसलमान की जनता मुश्किल क्या है? मुझे पिछले दिनों पता चला कि मेरा एक दोस्त था जो यहां लंबे समय से मथुरा में रहता था। अचानक मुझे पता चला कि वो लड़का मथुरा छोड़ के अलीगढ़ शिफ्ट कर रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुई। क्यों? उसने कहा कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इस चीज को बाकायदा हाईलाइट किया गया है कि हिंदुस्तान में जो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रही हैं, पूरा परिदृश्य बनता रहा है, उसमें सबसे खतरनाक चीज ये हुई है कि मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। और वो सुरक्षित महसूस कहां करता है? महसूस वहीं करता है जहां रहते हैं, उसी इलाके में जाना पसंद करता है। उसमें एक खास तरह का सामूहिकतावाद जो है, सामूहिकीकरण जो है, वो उसमें पैदा हो गया है। मुसलमान कहां मिलेंगे? वो उसी इलाके में रहना पसंद करते हैं जिस इलाके में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रह के ऑलरेडी दूसरे लोग। तो क्या स्थिति होगी? मान लो कोई आबादी में रहता है, अच्छा फ्लैट है उसका, और वो छोड़ के जाना चाहता है क्योंकि अब क्राइसिस शुरू हो गया है।
तो क्राइसिस की अवस्था में उसे अपने फ्लैट के सही दाम नहीं मिलेंगे और उसे मजबूरी में कम दाम पर के जाना होगा। एक तरफ वो अपने जो संपत्ति है उसे कम दाम पर बेच के जाता है और जब वो मुस्लिम बस्ती में घुसता है जहां की ऑलरेडी जगह कम है तो वहां उसे ऊल जलूल दाम पर, महंगे दाम पर जमीन या घर खरीदना पड़ता है। यानी 2 के 4 वहां दो और यहां जो आपके 4 खर्च हुए उसके 2। सो शिफ्टिंग में लॉस करता है। हमने ऐसे समाज का निर्माण किया है जिस समाज में डेमोक्रेसी में जिसमें मुसलमान अपने को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है और यह मेरे लिए चिंता की चीज है। यह सही है कि मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक अल्पसंख्यकों के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि ये जो असुरक्षा का जो माहौल जो सच्चर कमेटी ने रेखांकित किया था, यह असुरक्षा का माहौल और बढ़ा है, घटा नहीं है तब से अब तक। 2006 से लेके और 2020 तक ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ है, सघन हुआ है। ये इसमें जिसकी वजह से सघन हुआ है, कौन सी चीज घटी है? जिस चीज ने इसे इंटेंसिफाई किया है उसमें सबसे बड़ी चीज यह घटी है कि जिन चीजों पर संसद एक मत थी, जिन चीजों पर पूरा का पूरा देश एक मत था, जो मसले आम सहमति से रिजॉल्व कर लिए गए थे, वो आम सहमति के सारे प्रश्न अब सवालों के दायरे में और आम सहमति को एकदम ठुकरा के मत है कि देश राष्ट्र है, थे कि राष्ट्र है। ये दो चीजें जो आम सहमति थी संसद से लेकर सड़क तक, आज इन दोनों चीजों पर संसद से लेकर सड़क तक एकदम असहमति और पोलराइज हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है इससे, क्योंकि बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्षता में अब वे ही जो है वो सवालों के दायरे में हैं और कहा गया कि अब तक 70 साल में जो हुआ वो गलत हुआ। यानी जो सहमति बनी थी वो ठीक नहीं थी। हमारी सहमति बनी थी इस बात पर कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारे मित्रतापूर्ण संबंध होंगे और यह सहमति युद्ध के बाद बनी। हमने चाइना से युद्ध लड़ा, चाइना ने हम पर हमला किया और गलत किया, कि अब चाइना को हम धमकी नहीं देंगे, चाइना से हम हमेशा अच्छी भाषा में बात करेंगे। पाकिस्तान से हमारे 3-3 युद्ध हुए, 4-4 युद्ध हुए और हर युद्ध में पाकिस्तान हारा। एक कश्मीर के विभाजन वाली घटना को छोड़कर, इसके बावजूद हमारे बीच में यह सहमति बनी कि हम अपने पड़ोसी देशों से, देश नीति में हम पड़ोसी देशों से हम मित्रता रखेंगे, लेकिन यह सहमति तोड़ी गई। नहीं, अगर हिंदुस्तान में सभी के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना है तो जो संविधान के तहत जो सहमतियां हमने अर्जित की थी उन्हें बाकायदा पुनर्स्थापित करना होगा। ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षता और ये रियल धर्मनिरपेक्षता, ये नहीं, धर्मनिरपेक्षता एक ही होती है। ये छद्म और रियल जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो फिर वैसे ही हुआ जैसे आप देखते हैं ना, उस दुकान
शुद्ध देसी घी के पराठे। अरे देसी घी तो देसी घी है, शुद्ध क्या होता है इसमें? शुद्ध का मतलब है कोई चीज इसमें गड़बड़ है। तो जवाब विशेष धर्मनिरपेक्षता के साथ में कोई गड़बड़ है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ धर्मनिरपेक्षता है। कांग्रेस के लोग आए, कम्युनिस्ट आए, बीजेपी के लोग आए, कोई भी आए, वे बाध्य हैं धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर चलने के लिए। अब उसे क्वेश्चन स्तर पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो एक असहमति, जो इन पर हम सहमत थे, इस असुरक्षा के भाव को और भी ज्यादा गाढ़ा किया, ज्यादा दुखी नहीं हूं, लेकिन जो आम सहमति टूट चुकी है उसे रिकवर करने में आपकी जान निकल जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं शारीरिक हिंसा से ज्यादा खतरनाक होती है। आप याद कीजिए हिंसा ज्यादा हुई है कि नहीं हुई है? इतनी प्रति ज्यादा क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ पहले एक काम कर लो, बाकी सब छोड़ दो। वाचिक हिंसा बंद कर दो, बाकी चीजें 75% खत्म हो जाए। मोहल्ले में लोगों ने पत्थर फेंके, डॉक्टर हैं जिनको घायल किया गया है। पुलिस को अपना काम करना मत दो। तुम बीच में यह मत कहो कि कौन मुसलमान था कौन हिंदू था। क्योंकि ये जो वाचिक हिंसा है, ये वाचिक हिंसा नीचे जो हिंसा हो नष्ट करते हैं। आप इग्नोर, वाचिक हिंसा ने एक चीज पैदा की है, वाचिक हिंसा जो चल रही है, सुपर नेशनलिज्म की जो विचारधारा चल रही है, इसकी ब्यूटी है कि इसके लिए तथ्य और यथार्थ एकदम बेमानी है। तथ्य कोई देखना ही नहीं चाहता। ये जो वाचिक हिंसा है, इसमें तथ्य और यथार्थ एकदम बेमानी है। सुपर राष्ट्रवाद तथ्य और यथार्थ नहीं देखता, उसको दो चीज चाहिए। एक तो उसकी डिमांड है तात्कालिकता, और दूसरा है उन्माद। वे अपने पूरे के पूरे कैंपेन को तत्काल बताओ और उन्मादित में लिखो। वे तथ्य वेरीफाई नहीं करते, वे यथार्थ को भी वेरीफाई नहीं करते। मजेदार बात यह है, मैं बार बार कह चुका हूं, रिपोर्टर घटना स्थल पर नहीं गया, लेकिन वो लगातार दावे के साथ रिपोर्ट पेश कर रहा है। आपके बीच में किसी भी घटना को लेकर जो सूचनाओं का अभाव उन्माद के जरिए जरूरत ही महसूस नहीं होती कि इंफॉर्मेशन क्या है, फैक्ट्स क्या है, इसे वेरीफाई करें, ठंडे दिमाग से सोचें, देखें। यह है कि किसी भी तरह से किया जाए, अभी खबर मिली है अभी बताया जाए। सरकार भी इसी तात्कालिकता के घोड़े पर सवार है।
को और उन्माद को आपने एक तरह से दो पहिया बना दिया है सुपर नेशनलिज्म का। सुपर नेशनलिज्म की गाड़ी इन दो पहियों पर सवार है और इसके नीचे जो चीज कुछ और ये एक नहीं ऐसी 10 घटनाएं बताती हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता उनके। तो तात्कालिकता और उन्माद के जरिए और भाव है और इसकी ग्राउंड क्या है? इसकी ग्राउंड है कॉमन सेंस। वे कहते हैं कि सत्य से बड़ा होता है कॉमन सेंस। हम फील करते हैं, जनता फील करती है। कहते हैं कि कॉमन सेंस सत्य से बड़ा होता है। हमने हर चीज को कॉमन सेंस की ग्राउंड पर देखा और कॉमन सेंस के 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं। नंबर 1, देखो जनता क्या। नंबर 2, क्या कह रहा है। नंबर 3, देखो मैं तुम्हारा नेता क्या कह रहा हूं। ये 3 मिलके कॉमन सेंस बनाते हैं सुपर नेशनलिज्म का। और ये जो तीनों के जरिए जो निर्मित कॉमन सेंस है उसको कहा जाता है कि ये सत्य से बड़ा है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है सत्य नहीं होता। सत्य तो कॉमन सेंस के आधार पर आप सत्य को नहीं देख सकते। कॉमन सेंस बाहर होता है सत्य। सत्य हमेशा अदृश्य होता है। इसलिए कॉमन सेंस के आधार पर जिन चीजों को आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव किया सरकार तरक्की, आपने ये रिसीव किया कि देश विकास कर रहा है और पावर बन गए हैं। सच सच हो गया। तथ्य नौकरियां चली गई। 3 साल में तकरीबन 10 करोड़ लोग अपने नौकरी धंधे से वंचित हुए हैं। यह सत्य है। तो कॉमन सेंस के आधार पर आप अगर सरकार के कामकाज देखेंगे, मीडिया की भूमिका देखेंगे तो आपको सच दिखाई नहीं देगा। तो बेहतर यह कॉमन सेंस से निकलो। जो सामने यथार्थ है, जो तथ्य हैं, उन्हें देखो। अगर आप कॉमन सेंस तो सामाजिक अचेतनता बढ़ेगी और सामाजिकता की स्थिति में पशु बढ़ेगी। वायलेंस दिखाई दे रही है, उसका एक बुनियादी कारण है ये सुपर नेशनलिज्म ने जो कॉमन ने आदमी को एक विवेकहीन पशु बना दिया है। इस कॉमन सेंस ने सबसे तो वो यूथ का किया है, युवाओं का किया है। आखिरी पॉइंट जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारे यूथ को यह अनुभव ही नहीं हुआ असहिष्णु वातावरण और इस कॉमन सेंस के बाद सत्य को देखने की और यथार्थ को परखने की, उसके तथ्य और आंकड़े देखने की आदत नहीं है। यथार्थ और तथ्य उसके जीवनानुभव का हिस्सा ही नहीं रहे। इसलिए सबसे ज्यादा कन्विंस कौन है इस सुपर नेशनलिज्म से? हिंदुस्तान का यूथ। उसे मालूम क्या है? वो अभी भी ये मानता है कि सही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सही के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार जितने भी कदम उठा रही है सही दिशा में उठा रही है, गलत कुछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वह कॉमन सेंस में एकदम कैद कर दिया गया है। कॉमन सेंस की कैद से जब तक आप नहीं निकलेंगे, आपको न मुसलमान दिखाई देगा, न हिंदू दिखाई देगा, न हिंदुस्तान दिखाई देगा, न हिंदुस्तान का भगवान दिखाई देगा। कॉमन सेंस के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं जहां से वो अपना रसद या खाद्य पानी लेता है। एक है अर्ध सत्य,
एक है इंफॉर्मेशन और एक है डिसइंफॉर्मेशन। ये तीन चीजें ऐसी हैं, हमारे जो यूथ है उसने यथार्थ नहीं देखा, लेकिन अर्ध सत्य, अर्ध इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का उसने बड़ा आस्वाद लिया है। तो आज सबसे बड़ी समस्या पर चुनौती देनी है तो किस चीज का चस्का लगाया जाना चाहिए, किस चीज पर बात की जानी चाहिए, पर बात की जानी चाहिए। आप सुपर नेशनलिज्म को उसकी भाषा में जाकर परास्त नहीं कर सकते। आरएसएस के लोग जिस भाषा में बोलते उनकी वे चाहते मुस्लिम से टेलीविजन पर जवाब देते हैं गंदी गंदी भाषा में। अगर आप वैसे बोलेंगे तो ये तो वो चाहते ही हैं, वे चाहते हैं कि आप इसी भाषा में बोलें। सुपर नेशनलिज्म का प्रत्युत्तर एकमात्र यथार्थ और तथ्य। सुपर नेशनलिज्म का एकमात्र विकल्प बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्ष एक आम सहमति का पुनः मुद्दा बनाया जाए। सुपर नेशनलिज्म का एकमात्र विकल्प कि जनता को सरकार के से सवाल करने का हक है, सरकार के खिलाफ में प्रतिवाद करने का हक है। सरकार चाहे जिस क्षेत्र में नीतियां अपनाए, चाहे विदेश नीति हो, चाहे वो गृह नीति हो, खरीद का मामला हो, चाहे कारखाने का मामला हो, हर बात पर जनता सवाल कर सकती है। ये उसका हक है, ये उसका संवैधानिक हक है। सरकार को सवालों के घेरे के बाहर ले जाना, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज सवालों के घेरे के बाहर खड़ी है सरकार। हम सवालों के घेरे में लाएं सरकार को, जनता को शिक्षित करें कि जनता कॉमन सेंस से देखना बंद करे। मीडिया जो कहता है वो सच नहीं कहता, हम उस पर संदेह करना शुरू करें और उनको वेरीफाई करें तथ्यों की रोशनी में, यथार्थ की रोशनी में, यथार्थ के अनुभवों के जरिए। तब हम सुपर नेशनलिज्म को बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, नया लोकतांत्रिक समाज बना सकते हैं और नया लोकतांत्रिक मुसलमान भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।